आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं उस वक्त कि जब कोरोना का काल शुरू हुआ था। एक तरफ जहां कोरोना का काल था, वहीं हुकूमत का, सरकार का भोकाल था। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की तबलीगी जमातियों को लेकर के या बात करें केंद्र सरकार की, सभी ने अपने अपने रोल बखूबी अदा किए। लेकिन कहते हैं कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है। 9 महीने के अंदर अंदर फैसला आ गया। और वो फैसला क्या कि जो तबलीगी जमाती गैर मुल्की यहाँ हिंदुस्तान में आए हुए थे, मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन में थे, जिनको किस किस तरह की यातनाएं दी गईं, उनको न जाने क्या कुछ कहा गया, और ख़ास तौर से उस मरकज़ को जिसे कोरोना मरकज़ और एपी सेंटर ऑफ कोरोना कहा गया, आज माफ़ी मांगेंगे क्या वो लोग जिन्होंने इन तबलीगी जमाती साथियों को बदनाम किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या माफ़ी मांगेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन? क्या माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी? क्या माफ़ी मांगेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह? और सबसे बड़ी और चौंकाने की बात, जिस वक्त में कोरोना के पेशेंट्स का डाटा दिया जाता होगा, याद कीजिएगा वो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी और बाकायदा ये कहा जाता था कि इतने पेशेंट्स फला हॉस्पिटल के, इतने पेशेंट्स वहां से, और जो लफ्ज बोला जाता था लोगों के कानों में चुभता था वो था कि इतने मरीज कोरोना के तबलीगी जमात के हैं, यानी डाटा अलग बताया जाता था। आ गया होगा मेरा ख्याल है याद आप लोगों को, इससे ज़्यादा तो मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। साकेत के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बाकायदा ऑर्डर जारी करके लगभग 40 के आसपास वो गैर मुल्की तबलीगी जमात के साथी थे, उन्हें बाइज्जत बरी किया है, जिनको ये कहा जा रहा था कि ये कोरोना बॉम्ब है। अब मैं फिर वही कहूँगा, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सब माफिया मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बात करने के लिए एडवोकेट मुशर्रफ अली साहब हैं, जो शुरू से ही इस केस में लगे हुए थे, और उनके साथ में एडवोकेट मुजीब साहब हैं। इन लोगों ने लगातार कोशिशें की, पूरे केस को समझा, हैंडल किया, और आज इनकी मेहनत और आप लोगों की दुआएं ये नतीजा लेकर के आई कि आज माफ किया गया है। बाकायदा कोर्ट ने कहा, उन्हें बाइज्जत बरी किया, एक्विटल किया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान लाइव पर एडवोकेट मुशर्रफ साहब। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आज कि जब कोर्ट ने ये कह दिया कि उन लोगों की कोई खता नहीं, और आपको याद होगा महाराष्ट्र की कोर्ट ने भी वर्ड स्केप गोट का यूज किया था, यानी बलि का बकरा जमातियों को बनाए जाने का लफ्ज ये इस्तेमाल किया था, और अब दिल्ली की साकेत अदालत ने, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, एक कहावत है अल्लाह के यहाँ, देर है अंधेर नहीं, और सांच को आंच नहीं, और झूठ के पैर नहीं होते। कितने दिन चलेगा? झूठ को चलाने के लिए झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक ऐसी जमात है, तबलीगी जमात, कि जो अपना घर बार छोड़कर, ऐसा नहीं है ये कोई गरीब लोग हैं या फालतू लोग हैं या गिरे पड़े लोग हैं, यहाँ पर गल्फ के शहजादे तक भी तबलीगी जमात में आते हैं, और यूएस और यूके से बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो तबलीग जमात में आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और अपना वक्त लगाते हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं। और हमारी यहाँ पर आप देखें कैसी मस्जिद हैं, टूटी फूटी मस्जिद, और सफाई भी नहीं। उनमें वो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं और दीन इस्लाम सीखते हैं, मुसलमानों से ही बात करते हैं और बैठते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, अपना पकाते हैं, अपना खाते हैं। ऐसे लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाना, जो इंसानियत के लिए रात को उठ कर 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे वुजू करते हैं, ठंडे पानी से दुआ करते हैं, या अल्लाह तू सबको हिदायत दे दे। ऐसे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हर ज़माने में लगे हैं।
कोई नई बात नहीं है। इन पर भी लगे हैं तो ये इससे साबित हो गया कि ये हक पर हैं, ये सच्चे हैं। मैं तो यही कहूँगा। एडवोकेट मुजीब मेरे साथ इस वक्त में हैं। आप शुरू से इस केस को देख रहे हैं। जिस वक्त पहला दिन मुझे याद आता है जब हम लोगों ने भी रात के लगभग 1:30 बजे दिखाना शुरू किया था हजरत निजामुद्दीन थाना के बाहर से, जिस वक्त मरकज हजरत निजामुद्दीन से लेकर के जाया जा रहा था और अलग अलग इन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में, LNJP अस्पताल में और न जाने कहां कहां लेके गए। आप शुरू से ही ये केस देख रहे हैं। आप फ्लैशबैक में अगर जाते हैं, क्या आज जो जजमेंट आई है उसको लेकर के कोर्ट ने कहा है, वर्डिक्ट मैं चाहूंगा कि आप जनता को बताएं। और दूसरा, वो लोग के जिन्होंने मरकज को बदनाम किया, तबलीगियों को बदनाम किया, उन पर कोई डिफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ से होगा? जी, मुझे बिल्कुल याद है जब उन लोगों को लेके जाया जा रहा था वहां पर, और हम मुशर्रफ साहब और मैं मरकज के बाहर ही खड़े हुए थे रोड के ऊपर। और जैसे हम वहाँ पहुंचे थे तो चारों तरफ से मीडिया वाले ने वहाँ पे मक्खियों की तरह हमें घेर लिया था, और एक तबलीगी जमात को किसी को कुछ नहीं मालूम था हुआ क्या है, लेकिन सब ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे कोई आज मरकज में पाप हो गया है। और उसके बाद वो पूरा महीनों तक वो सिलसिला चलता रहा। किसी ने कोरोना जिहादी बताया, किसी ने कोरोना बम बताया, किसी ने कुछ। सिर्फ ये मामला जमात का नहीं रहा, बल्कि आप देखें तो देश के अंदर इस तरीके से इतने फसादात हुए, इतने वाकयात हुए कि जहां मुसलमानों को भगाया जा रहा है गलियों में से, फ्रूट वेंडर्स को, इनको एक डिवाइड किया गया। यानी वो जो कुछ वो प्रोपेगेंडा मीडिया चला रहा था, मैं उसमें आप मानते हैं कसूरवार जहां चाहे केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, उतना ही इक्विवेलेंट, उतनी ही बराबर जिम्मेदारी बदनाम करने की मीडिया की रही? बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी रही। मैं तो बल्कि कहता हूं कि ये जिम्मेदारी तो किसी और को लेनी चाहिए। मीडिया तो सिर्फ एक टूल था उसके लिए, जो इस डिवाइड के इस पॉलिसी को अंजाम दे रहा था। और जब बोला जाता था कि भाई आप जमात को डिफेंड करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि जमात ने देश के साथ विश्वासघात किया है और आपको शर्म आनी चाहिए, आप डूब के मर जाने चाहिए। ये आप वकीलों से कहा जाता था? जी हाँ, ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया था आज तक ने कि थू मुजीबुर रहमान थू। तो मैं आज उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि थू, हम तब भी सच के साथ खड़े थे, आज भी है। आप तबलीग का केस लड़ रहे थे इसलिए आपके ऊपर जी ये थू किया गया, थू मुजीबुर रहमान। जी, थू मुजीबुर रहमान थू, मैं नाम नहीं लूंगा किसने वो चलाया था। लेकिन हम ये कहते थे कि हम सिर्फ सच के साथ खड़े हुए हैं और हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें न्यायपालिका पे, इंसाफ के ऊपर पूरा भरोसा है। और ये जो जजमेंट आया, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये जो फाइल है तकरीबन 750 पेज की जो ये चार्जशीट पुलिस ने फाइल की, और इसको हमने मुशर्रफ साहब ने रात दिन बैठ करके पढ़ा और इसमें से हमने चीजें निकाली। तो इसके अंदर ये 750 पेजेस तो जरूर हैं, लेकिन कोर्ट जो है, जो जज साहब हैं, उनको इसमें से कोई सबूत नहीं मिले, कोई मेटेरियलिस्टिक सबूत नहीं मिला किसी भी तरीके का जिसको लेकर के उनको कन्विक्शन किया जा सके। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग साहब, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो अरुण कुमार गर्ग साहब ने, CMM साहब ने तमाम चार्जशीट जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाकर पेश की गई थी मरकज हजरत निजामुद्दीन के तबलीगी साथियों के लिए, उन्होंने जाहिर है इन 9 महीने में सब कुछ पढ़ा, देखा, समझा और तथ्य जानने चाहे होंगे, एविडेंसेस। वो एविडेंसेस क्या थे, क्या मिले या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना बेहतर हम इस केस को जान रहे थे, उतना ही बेहतर अरुण साहब जान रहे थे। जबकि वो इस केस में कुछ ही टाइम पहले आए थे, मुझे ऐसा था कि शायद उन्होंने केस को बहुत ही रातों दिन बहुत मेहनत के साथ एक लाइन उन्होंने पढ़ी थी। वो लाइन बाय लाइन जो है प्रोसिक्यूशन से पूछ रहे थे कि आपने ये क्यों किया है, आपने ऐसे क्यों किया है, आपके इस चीज के एविडेंस क्या है। तो प्रोसिक्यूशन समझ गया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, पेपर खाली है हमारा, सिर्फ 750 पेजेस गिनती में है। लेकिन लोगों को मलिशियसली जानबूझ करके इसके अंदर इम्प्लीकेट किया गया था केसेस को। जज साहब ने उनसे पूछा कि भाई आपने यहाँ जितने लोग पकड़े थे, 2343 लोग थे, कि इन लोगों के आपने जो फॉरेनर थे उनको क्यों 2343 जी यानी टोटल जो मरकज हजरत निजामुद्दीन से निकाले गए थे मुशर्रफ साहब, वो 2343 थे एज पर रिकॉर्ड। हाँ, 2343 लोग। इनमें गैर मुल्की कितने थे, विदेशी मेहमान? इसमें उस वक्त मरकज में कुछ 400-500 लोग रह रहे थे। अच्छा, जिनमें मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के भी शामिल थे। और 960 के आसपास, 958 के आसपास मुझे याद आता है कि वो
गैर मुल्की लोग थे। 952 कौन कौन से मुल्कों के थे उस समय तबलीगी? एक मिनट, एक मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसमें। जी जी बताएं। तो 400-500 लोग तो सिर्फ रह रहे थे मरकज में, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही बोला कि यहाँ से जो है आप भीड़ कम करो, तो उनको अलग अलग मस्जिदों में भेज दिया गया था बहुत पहले ही। तो जो लोग फॉरेनर्स दूसरी मस्जिदों में भी मिले, चांदनी महल में, सीमापुरी में, जी मुझे मालूम है, ओखला वेलकम में, में, सीलमपुर बटला वेलकम, हाउस बहुत में, जगह मिले। हाँ उनको भी पकड़ पकड़ के उन्होंने कहा तुम मरकज में थे। अच्छा जबरन? ये किसने? 900, मैं कह रहा हूँ ना 400 नहीं किसने कहा? हाँ, पुलिस ने? पुलिस ने। और इसमें उनका नाम लिख करके और चार्जशीट कर दिया गया उनको। फिगर है आईओ साहब ने 526 लोग कुल वहां पर पेज नंबर मरकज में 14 पाए गए थे, तो बाकी लोगों को दूसरी मसाजिदों से। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्क्रूटनी की होगी, बिल्कुल। और आप तमाम लेकिन दर्शकों उसकी को कोई लिस्ट नहीं बताई। लिस्ट नहीं बताई। तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो लोग, वो तबलीगी जमात के लोग जो मुख्तलिफ देशों के आए हुए थे और कहाँ कहाँ के थे, अगर आप देखें तो मेरे आगे ये पूरी लिस्ट रखी है इन्होंने, वकील साहब ने, वकील मुजीबुर रहमान ने और एडवोकेट मुशर्रफ साहब ने, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये उन वकीलों के जरिए पेश की गई एक लिस्ट है जिनमें फॉरेन नेशनल्स के नाम है, जिसमें इंडोनेशियन, जी बताएं, इंडोनेशियन है। इसमें पुलिस खुद ये कह रही है हाँ। कि हमने उनको पकड़ा है फॉरेनर्स नेशनल्स वाइल दे वर फाउंड इन स्टेइंग इन वेरियस मस्जिद्स शेल्टर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन थाना चांदनी महल एरिया के। पीएस चांदनी महल। ये खुद पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि हमने उनको चांदनी महल से पकड़ा लोगों को और लाके दिखाया ये जा रहा था बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट के अंदर। ये कौन कौन से मुल्क के हैं? इसके अंदर इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशिया के, यूएसए के हैं, अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है, सूडान है, और बेल्जियम, फ्रांस, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, देखिए आपके सूडान, सामने लिस्ट। तुनिशिया और यूके, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, मलेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया। मतलब देखा जाए तो म्यांमार, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, देखा जाए तो दुनिया भर के लोग उस समय आए हुए थे यहाँ तबलीग में, तबलीगी जमात में, मरकज में जब थे और देश के अलग अलग इलाकों में थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था उस वक्त भी, आप मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं और बगैर तथ्य के जो कुछ बदनाम किया गया उसको लेकर के क्या डिफॉर्मेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? पूरा जिम्मेदार मानते हैं हम उनको। मीडिया ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना था और लोगों को एक समझदारी के साथ काम लेना चाहिए था। जितनी वो समझदारी जमात से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमात को समझदारी से काम लेना चाहिए था दुनिया देखते हुए, उससे ज्यादा तो मीडिया में लोग बैठे हैं, दुनिया जानते हैं, उनको ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए था। लेकिन मुझे पूरा टोटल ये लगा कि उनका जो मकसद था न कोरोना से लड़ना था ना कुछ, उनका मकसद था सिर्फ जो एजेंडा इस टाइम देश के अंदर चल रहा है डिवाइड वाला, उसको और मजबूती कैसे मिल जाए, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसको उन्होंने इसको कैश किया। तबलीगी जमात के अलावा ऐसे बहुत सारे मकामात थे, खासतौर से कई गुरुद्वारों में, कई मंदिरों में, कई गुरुकुल में लोग मिले और तबलीगियों के लिए कहा गया कि ये लोग यहाँ छिपे हुए हैं, और जबकि और दूसरे मकामात पर जहाँ जहाँ लोग मिले कोरोना के पीरियड में, उन्हें जब निकाला गया तो उन लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो तबलीगी छिपे हुए हैं और बाकी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। जी, जैसे लॉकडाउन हुआ, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? डिफरेंशिएट करते हैं रिलीजन की बेस के ऊपर। अगर वो मुस्लिम हैं और तबलीगी जमात से रिलेटेड हैं तो वो छुपे हुए हैं, और अगर वो दूसरे लोग हैं कोई और रिलीजन के हैं तो वो फंसे हुए हैं। अभी ये बताया गया कि ये कोरोना तैयार किया जा रहा था वहां पे, जमात बनी ही इसीलिए थी, कुछ मीडिया चैनल ने कहा कि जमात बनी ही इसलिए थी कि ताकि देश के अंदर कुछ करे और इस चीज का अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी ये। तो ये जमात के अंदर यहाँ पे कोरोना लगा के लोगों को इंटेंशनली और देश के जगह जगह हिस्सों में भेजा जा रहा है। तो जब के टेस्ट हुआ तकरीबन सभी लोगों का, जमात के हर आदमी का एक टेस्ट हुआ और बहुत ही कम लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए। और मैं बता दूं जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए वो भी महीने, 2 महीने, 3 महीने से इंडिया में रह रहे थे, यानी कि अगर उनको कोरोना हुआ भी तो यहीं रहते हुए हुआ था इंडिया के किसी हिस्से में। एडवोकेट मुजीब, सवाल तो ये था कि गवर्नमेंट के पास में ऐसे कोई मापदंड नहीं थे कि एयरपोर्ट से उनका इमिग्रेशन हुआ, वो बाकायदा आए
और कई महीने बाद जिनको 2-2, 3-3 महीने रहते हुए हो गए थे, वो यहाँ कैसे फिर पहुंच गए? इसका मतलब तो जिम्मेदार फिर पूरी तरह से हुकूमत खुद भी थी। इसमें 13 तारीख तक तो गवर्नमेंट ने 17 कोरोना को, 13 मार्च तक जो है गवर्नमेंट ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं माना था। 13 तारीख की इवनिंग को स्क्रूटनी शुरू हुई है IGA एयरपोर्ट पे फॉरेनर्स की, और वो वहाँ पर जब आते हैं इमिग्रेशन वालों फॉर्म भरते हैं और उसमें बाकायदा लिखते हैं आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, तो वो लिखते हैं मरकज निजामुद्दीन, लिखते हैं बाकायदा। वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ, और ये तो सालों से चला आ रहा है, ये ऑल द टाइम दे आर देयर। ये तो कम थे, हमेशा रहते हैं फॉरेनर्स वहाँ, हमेशा वहाँ रहते हैं वो। और वहाँ पर उनका अलग हॉस्टल बना हुआ है, अलग अलग रूम है, उसमें वो ठहरते हैं, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई हफ्ता, कोई 3 दिन, फिर वो चले जाते हैं इंडिया में अलग अलग घूमने के लिए। अच्छा, इस बीच एक ऑर्डर और भी आया था जब महाराष्ट्र की कोर्ट से, जिस वक्त में महाराष्ट्र की कोर्ट ने कहा कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया तबलीगी जमातियों को, वो बहुत शानदार ऑर्डर था, उससे भी एक नजीर कायम हुई। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त मौलाना साद के रेसिडेंस का ऑर्डर हुआ था खोले जाने का, लेकिन फिर बाद में पुलिस ने, जो पार्टी बनी और पुलिस ने कहा कि हमने इस पर स्टे कर लिया, वो अभी तक रुका हुआ है। अभी है क्या स्टेटस उसका? वो अलग एक इशू है, देखो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता वो अभी, बिकॉज दैट इज इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे टुवर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मौलाना मोहम्मद साद एंड अदर्स। इन्वेस्टिगेशन इज in progress, so they will take a decision. This is the right of investigation agency, so we cannot comment on that. I am helpless to speak on that. एडवोकेट मुशर्रफ, आपको लगता है कि इस वक्त में मीडिया के सामने अब मौलाना साद को भी आकर एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हालात जो पूरे 9 महीने में गुजरे हैं वो बताना चाहिए कुछ? मौलाना मोहम्मद साद मीडिया के सामने आने चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, यही तो शोर था 31 मार्च से जो शुरू हुआ। आपने मौलाना मोहम्मद साद नहीं, इससे पहले भी जो अमीर जमात रहे हैं, किसी को भी न्यूज़ चैनल पे नहीं देखा होगा, किसी को भी नहीं। न आपने कभी तबलीग जमात का कोई पोस्टर, कोई पैम्फलेट देखा होगा कि फला जगह पर आज जोड़ है, वहां पहुंचो। लेकिन कभी ऐसा हुआ भी नहीं था ना एडवोकेट मुशर्रफ साहब, जैसा अब हुआ है, या जिस तरीके के हालात पैदा किए गए, या मरकज को जैसे बदनाम किया गया, या मौलाना साद को सरगना कहा गया, कोरोना का उनको ये कहा गया कि इन्होंने ही बॉम्ब जो है वो कोरोना फाड़ा है। इनकी बचकाना हरकत है। देखो जी, ऐसे लोग ऐसी बातें इसलिए बोलते हैं कि उनको दे नो इट वेरी वेल कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, वो कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं। तो उनको पहले से पता है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको मालूम है कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद रहते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है? बिल्कुल। एडवोकेट मुजीब, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सिद्दीकी साहब भी जुड़े हैं, मसरूर साहब। वो लिख रहे हैं कि जो मीडिया ने डैमेज किया है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए तो निश्चित रूप से उन्हीं चैनल्स पर जिस पे बदनाम किया गया, उन्हीं चैनल्स पे माफी मांगनी चाहिए। आप इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसके लिए मैंने एक बता देता हूं। अब जब ये सवाल आया है, मैंने कॉल की थी, कुछ चैनल्स वाले उधर पहुंचे थे कोर्ट में जब जजमेंट आना था, तो मैंने उनको कॉल की कि भाई एक्विटल हो गया है, तो वो लोग माइक उठा उठा के भाग गए। मैंने कहा बाइट तो ले लो, बोले कि अर्जेंट काम हमें ऑफिस में आ गया है, हम जा रहे हैं। ये आप जी मतलब पूरी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी का मैं नाम भी ले दूंगा चैनल का अगर आप कहेंगे तो। हाँ। दूसरी चीज, मैंने एक और चैनल को कॉल की, मैंने कहा प्राइम टाइम रख लीजिए, एक्विटल हो गया है, इसमें भी टीआरपी मिलेगी, लोग तो इसको भी देखेंगे ना कि क्यों हुआ। यानी आपने साफ तौर से उन चैनल वालों को कहा एग्जैक्टली कि अब जब कि साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है तबलीगी जमातियों को, जी एक्विटल कर दिया है, तो अब आप हमारी बाइट लीजिए। हाँ, जो पहले आप बता रहे हैं कि 31 मार्च की रात जब वहां खड़े थे निजामुद्दीन मरकज के बाहर, तो आपके पास पूरा मीडिया चिपक रहा था। आप कह रहे हैं कि मक्खियों की तरह से हमारे पर भिनक रहे थे। सुबह शाम हमें काम नहीं करने देते थे, सुबह शाम काम करने नहीं करने देते थे। वही दुम दबा के भाग गए, देख नहीं वही दुड़की लगा दी। आपने कहा भी, मैंने कहा रूबी का जी एक शो कर दें, हमारा 5 बजे का प्राइम टाइम एक्विटल हुआ है, हम बताएं क्यों हुआ है, क्या हुआ है। बोले कि हम बिजी हैं, ऑफिस शिफ्ट हो रहा है हमारा, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर आप एक्चुअली में वो एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। उनका मकसद सच दिखाना या टीआरपी बटोरना नहीं है, सिर्फ टीआरपी नहीं है उनके लिए कोई मकसद। बिजनेस तो वो कर ही लेंगे जब देश कब्जा लेंगे, तो प्रोपेगेंडा उनका है। मकसद है प्रोपेगेंडा करना। एजेंडा एक सेट दिया गया है उन पे, उसके ऊपर काम करना।
देश के असल में अगर विरोधी हैं तो ये सबसे पहले इस देश की मीडिया है। मैं कुछ इस वक्त में जाने माने और बड़े प्रतिष्ठित एंकर्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने तबलीग के ऊपर एक दो नहीं बल्कि कई कई हफ्ते तक लगातार सिलसिलेवार कार्यक्रम चलाया है। 4 महीने जी 4 महीने तक शो किया, डिबेट किया बिल्कुल, जिसमें सबसे आगे तो वो अर्नब गोस्वामी, उसके साथ साथ ये दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, रोहित सरदाना और अंजना ओम कश्यप और के अलावा बहुत सारे थे। मतलब नाम तो और हम भी क्या लें इन लोगों के। आपने कोर्ट में कुछ किया इन लोगों के लिए? नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, वी आर एडवोकेट एक्चुअली, वी वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर क्लाइंट। हमारा जो क्लाइंट कहेगा हमको वो करना पड़ता है। यानी जमात, तबलीगी जमात आपको कहेगी तो वी कैन नॉट वर्क ऑन आवर ओन। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। मौलाना साहब कहेंगे तो आप करेंगे? यस, वी आर जस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर क्लाइंट। हम अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात को रखते हैं, उसकी तरफ से बहस करते हैं। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा क्लाइंट कहेगा जी केस करो तो करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। क्लाइंट के कहने से, यानी कि अगर मौलाना साहब चाहेंगे कि मीडिया ट्रायल जो चला रहा था मरकज हजरत निजामुद्दीन को लेकर, तबलीगियों को लेकर, वो कहेंगे तो फिर आप फाइल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अगर जो ये लोग एक्विटल हुए हैं, इनको कुछ लोग जेलों में रहे या जितना भी इन्होंने यहाँ पे परेशानियां उठाई, उसके लिए अगर वो कंपनसेशन सूट फाइल करना चाहेंगे डैमेजेस के तौर पर, तो हम उसको भी देखेंगे। जैसा अब बाकी लोग एक्विटल हो गए, उनकी मर्जी है। बहुत लोग बाकी लीगल पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो चाहते भाई जो हो गया उसको भूल जाना चाहते हैं। कल एक साथी थे हमारे इंडोनेशिया के, कल हम गाड़ी में एक साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसने कहा कि ये एक अच्छी कहानी थी, मैं घर जाके अपने सुनाऊंगा और मैं कुछ दिनों में अपने घर घर वालों के पास होऊंगा। और वो लोग जो कि अपने तबलीगी जमात में घरों से निकले हुए थे, जिनमें आपने दिखाया मलेशियन, इंडोनेशियन, श्रीलंका के, कजाकिस्तान, फिलीपींस, ताइवान, बहुत सारे मकामात के जो निकले हुए थे, वो जनवरी फरवरी में निकले थे। लॉकडाउन हुआ है फिर 23 मार्च से, यानी कि और गए हैं अब पूरा साल भर अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर, और बहुत से अभी भी हैं, तो उनके यहाँ से भेजने का अब क्या प्रावधान हो रहा है? 12-11 महीने हो गए। देखिए, जब उनको अप्रीहेंड किया था, इस केस में इम्प्लीकेट किया था, तो उससे पहले LOC लुकआउट सर्कुलर जारी करती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। वो पुलिस के कहने पर, रिक्वेस्ट पर करती है कि so and so person is required in so and so case. So if he try to pass through immigration counter, stop him. तो इन सब के खिलाफ LOC इशू हो रखा है, और वो कोर्ट ने जैसे ही जजमेंट किया है तो वो उसके साथ ही वो भी LOC को भी कैंसिल कर देंगे जज साहब। और अभी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, 1-2 हफ्ते में सबके लिए रोक करके ये लुकआउट नोटिस, लुकआउट सर्कुलर LOC बोलते हैं उसको। मरकज की लीगल टीम के लिए तमाम एडवोकेट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं एडवोकेट सिद्दीकी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। कुछ बच्चों का नाम नहीं आया, जैसे नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ वैसे मुशर्रफ अली साहब कि जो टीम है मरकज के, जिन्होंने केस लड़ा दिन रात, आप लोगों ने जिन्होंने मेहनत की, कौन कौन है वो? आपके मुंह से मुझे पता लग जाए। ऐसा होता है, कुछ तो मेन होते हैं और कुछ सपोर्टिव स्टाफ होता है। मुजीब साहब हैं, मैं हूँ, हमने अपने क्लाइंट के लिए काम किया। और कौन कौन है मुजीब, आप बताएं तो। और एक आकिब लड़का है, उसने बड़ी मेहनत करी। एक हनीफ साहब हैं, उन्होंने क्रॉस में मेरा बड़ा साथ दिया, वो भी एडवोकेट है। यस, ही सीनियर एडवोकेट। तो ये सब लोग थे, बाकी सब लोग तो आ ही रहे हैं न्यूज में, पता नहीं कौन कौन क्लेम कर रहा है। अच्छा, आज एक बात का ये भी फैसला हो जाता है, मरकज हजरत निजामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद का, ये तबलीगियों का मेन तर्जुमान है कौन? स्पोक्स पर्सन है कौन? PRO कौन है? एक्चुअली में कोई भी नहीं है। और नहीं, जो कह रहे हैं उनका क्या करें फिर हम? सबको डिस्कार्ड कर दिया गया। बल्कि शुरू में मुझे बना के बिठाया गया था कि आप टीवी को हैंडल करिए, क्योंकि मीडिया को हैंडल करना था इमरजेंसी में, क्योंकि कभी कोई ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि यहाँ पे डेजिग्नेशन हो लोगों के। तो मैं टीवी में आया तो लोग मुझे बोलने लगे, फिर बाद में मैंने मना किया, भाई मैं PRO उन्हें बिठाया था उन्होंने, अब सिर्फ आप मुझे मेंबर के तौर पे जानिए या एडवोकेट के तौर पे जानिए। तो एक्चुअल में कोई मेंबरशिप नहीं है वहाँ पे। और जो लोग मरकज के तर्जुमान बन के आगे आते हैं, प्रवक्ता बन के आगे आते हैं,
नहीं, अभी कोई मैं नहीं है इसका इस तरीके जवाब का। देना चाहूँगा सर दे। आपको। एक्चुअली क्या है, तबलीग जमात एक वर्ल्ड वाइड एक तंजीम है, एक मूवमेंट है। इसमें आप देखिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी, हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं तबलीग जमात के काम को। और कभी कभी ऐसा आता है वक्त कि कोई मुसलमान बच्चा नहीं मिलता तो हिंदुओं के बच्चे, हमारे भाई, वहाँ पर लेकर जाते हैं मुसलमानों के घर में। ये अंकल, ये मुसलमान का घर है, इनसे बात करो, ये नमाज के लिए नहीं जाता, ये खेलता रहता है, ये शराब पीता है, ये झगड़ता है। तो ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, हर आदमी से अटैच है, हर आदमी क्लेम करता है कि बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है ये। तो हम किसी की एफर्ट्स को, किसी के सेंटिमेंट्स को हम नकार नहीं सकते। ये मशवरे पे तय हो जाता है। मुझे एक बात और बताइए एडवोकेट मुजीब, अभी तक बंगला वाली मस्जिद जो है उस पे भी ताला लगा हुआ है, और जब अब एक्विटल हो गया, बाइज्जत लोग बरी हो गए तबलीगी जमात के, तो क्यों वहाँ ताला नहीं खुल रहा है? मौलाना साद की रिहाइश वो भी ताला लगी हुई है, नमाज वहाँ 4-5 आदमियों की इजाजत है, जबकि अब तमाम इबादत गाहों में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर सब खुले हैं, लोग आते हैं, इबादतें करते हैं, भीड़ होती है। लेकिन मरकज में ही अभी तक 5 आदमियों का, 10 आदमियों का सिलसिला, ये क्यों? इसको क्यों नहीं आपने अब तक चैलेंज किया कोर्ट में? देखिए, ये अभी शुरुआत है और इंशाल्लाह हल्के हल्के के सब होगा। अभी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है बाकी मामलों की, जो मरकज का जो फॉल्ट रहा, क्या रहा कि नहीं रहा, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने भी उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं करी है, तो जब वो फाइल करेंगे चार्जशीट, इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। तो कब तक उम्मीद की जानी चाहिए कि मरकज के दरवाजे खुल जाएंगे आम जमातियों के लिए, इंशाल्लाह तबलीगियों के लिए, बिल्कुल, नमाजियों के लिए? बिल्कुल खुलेंगे इंशाल्लाह। देर है अंधेर नहीं है, Very बिल्कुल soon, खुलेंगे very soon। बहुत शुरुआत जल्दी। देखिए, अच्छी शुरुआत हुई है। अब स्लोली थिंग्स विल कम अंडर कंट्रोल इंशाल्लाह। ये अल्लाह बहुत बड़ा है ना। मेजर आपका क्रैकडाउन साथ हो है। चुका है, अब बाकी तो छोटी चीजें अब रह गई पुलिस हैं। अपना काम कर रही है तो उनके काम में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते। तो पुलिस तो स्टे ले आई ना एडवोकेट मुशर्रफ, उनका राइट है, हम अपील में जा सकते हैं, हमारा राइट है। लेकिन अब जो ये जजमेंट आया है बाइज्जत बरी होने का तमाम तबलीगी साथियों का, उनके लिए भी तो रिवीजन पटिशन में जाने के लिए विपक्ष देखो, कह रहा ये है। तो सब लीगल रेमेडीज हैं। अब इसमें मैं क्या कहूँ किसको जाना चाहिए। हमें इत्तला मिल रही है कि जाने की बात कही जा रही है सेशंस कोर्ट में, We will see at that time, particular time। लेकिन तब तक तो वो जमाती तबलीगी साथी चले जाएंगे जो विदेशों के हैं। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि अगर इन केस एनी सच अपील, सच रिवीजन इज फाइल्ड इन सेशन कोर्ट, देन they will appear before the session court concerned, and they will move an appropriate application. They will undertake to appear before the court as and when required. तो यानी फिर वो रुके रहेंगे अभी नहीं, तबलीगी? नहीं, वो चले वो जा जाएंगे। I said that as and when required। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अपील डिसमिस हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद ज्यादा यही की जा रही है कि अपील फिर डिसमिस ही हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि कानून कोई मजाक नहीं है बिल्कुल। कि एक बार जज साहब ने फैसला दे दिया और उसके बाद फिर दूसरी कोर्ट में उनको और जज साहब ने जो फैसला दिया है वो सबूतों के आधार पे दिया है, ऐसे ही नहीं दिया तमाम है। एविडेंसेस, तो वो तथ्य आधार पे वही दिया है। सबूत जो है आगे रखे जाएंगे। दो बहुत खास बात जज साहब ने अपने फाइनल आर्गूमेंट्स के दौरान कही थी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे अतुल श्रीवास्तव, उसको कि भाई ऐसा लग रहा है पूरी चार्जशीट को देख के कि आपको ने गोल सेट कर लिया पहले के प्रोसिक्यूट करना है कैसे भी करके, और वो पीछे सारी चीजों पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, प्रिपेयर कर लिया, इंटेंशनली सबूत है कि नहीं है, बस आपने गोल सेट कर लिया कैसे भी करके प्रोसिक्यूट करना है। दूसरी एक चीज ये कही कि आपकी चार्जशीट देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ही घटिया स्क्रिप्टिंग करी है। आप किसी स्क्रिप्ट राइटर के पास चले जाते तो वो एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको लिख के यानी देता। पुलिस के मुंह पे पूरा जूता मार दिया बहुत कोर्ट ने। जबरदस्त, बिल्कुल। तो उन्होंने बल्कि झला करके पीपी ने ये कहा जज साहब से कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो इन्हीं के जज हैं। तो इसके ऊपर कोर्ट में होती हैं सब चीजें, लेकिन जो भी सब डिसीजन आया है वो मैं ये कहूंगा कि ये सबूतों पर है। तो इसके रिवर्स कोई एक्शन जल्दी से नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई भी अदालत होगी सबूत ही मांगेगी। ये देखिए ना, जी। ये 4 फाइलें तो है चार्जशीट की, ठीक है। जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप कोई स्क्रिप्ट राइटर रख लेते, अपॉइंट कर लेते। बिल्कुल, और बिल्कुल। कितने शर्म की बात है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है हम्म, आईओ साहब का। अच्छा, तो इसमें इसका जिस्ट बता दीजिए बस मुझे एक लाइन पूरा में। बंच है, हम्म, बता रहा हूँ। ये 116 गवाहान के चीफ एग्जामिनेशन 116 गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन।
किसी भी एक गवाह ने ये नहीं कहा कि मैंने इंडोनेशिया का जो फारूक था उसको वहां पर बिना मास्क लगाए देखा। ऐसा कोई गवाह नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आईओ का क्या रोल होता है। आईओ इज नॉट पार्टी टू द केस। जब भी कोई आप भी कंप्लेंट लेके जाते हैं थाने में, मेरे साथ उसने मारपीट करी, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को वो दे दी जाती है छानबीन करने के लिए, तो वो उसकी निष्पक्ष जांच करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मतलब यही होना चाहिए, जांच अधिकारी। नॉट पार्टी। लेकिन तो यहाँ अगर जमातियों के लिए तो पार्टी के तौर पे काम किया ना। सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसने अगर ये पाया कि फरहान याहिया की कंप्लेंट झूठी है, ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुई, तो उसको क्लोज कर सकता है, चार्जशीट ही फाइल ना करे, केस ही खत्म। ये इज द पावर। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद ऑफिसर से कह कर रिक्वेस्ट करके। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर निजामुद्दीन थाने के ही थे। 23 मई 2020 तक 195 सीआरपीसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी। ये इसलिए जरूरी है, मैं बता रहा हूं आपको, 195 सीआरपीसी सेक्शन में ये लिखा है कि जब कोई आदमी या ग्रुप ऑफ पर्संस किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर की अवहेलना करेगा, नहीं मानेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जिस ऑफिसर ने वो ऑर्डर पास किया है वो ऑफिसर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जो उस एरिया का मजिस्ट्रेट होगा, उसमें जाकर के कंप्लेंट फाइल करेगा अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ विटनेसेस। नो सच कंप्लेंट वाज फाइल्ड टिल 23rd of May 2020. On 23rd May 2020, IO of this case has given a request letter to ACP of the area. Sir, so and so crime offense was committed in Marcus. You give a proper complaint under section 195 CRPC. And you know to whom that complaint was given? To IO. Not to judge. ओके, Yes. आईओ ने एफआईआर पहले मतलब पूरी तरीके से, हाँ, फिर आप बिल्कुल कंप्लेंट दीजिए, नहीं, कंप्लेंट से request पहले कर FIR। ठीक ठीक, हम समझ गए पूरी बात, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुशर्रफ अली साहब, आपने मरकज के इस पूरे केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और आपकी पूरी टीम की जो मेहनत रही है, एडवोकेट मुजीब साहब, आप लोगों की और तमाम जो आपने नाम लिए हैं उन सब की मेहनत की ये नतीजा है। और दूसरा, हिंदुस्तान के कानून पर, यहाँ के अदलिया पर पूरी तरह भरोसा है, जिस तरह से ये of my country. Justice has been done. India is great. और यही अल्फाज उन फॉरेनर्स के भी थे। One of the foreigner has said before me, US citizen, that he would like to come and settle down in India. India is a beautiful country. वो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, अमेरिका के तबलीगी थे जो बोलते Yes, थे। yes. He has said that this judgment has united the people. Okay. And justice has been done. he बिल्कुल, said. जस्टिस हैज बीन डन, और इस जजमेंट से लोगों को मतलब मुत्तहद किया है। जी, इस जजमेंट से ये कहा जा सकता है। जाने क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ हम साहब। लाए हैं तूफा से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश सबका है, हमारे बच्चों का है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इस बात को समझा कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट ने बाकायदा तबलीगी जमातियों के लिए बेहद बेहतरीन फैसला दिया, और वो फैसला किसी के कहने पर, किसी की सिफारिश पर, किसी की सोर्स और फोर्स से नहीं, बल्कि तथ्यों के, एविडेंसेस के आधार पर दिया गया। जब तबलीगी जमातियों के जो विदेशी आए हुए थे, कोई उनका रोल ही नहीं था कोरोना को फैलाने में, तो न जाने क्यों इतना बड़ा हंगामा किया गया और उनको बदनाम किया गया, मरकज को बदनाम किया गया। और खास तौर से मौलाना साहब का जो कुछ आप लोगों ने देखा, जितना भी मैं कहता हूं कि डिफेम किया जाना था मीडिया ने, बिना किसी सबूतों के आधार पर, बिना किसी ठोस गवाहों के आधार पर करते चले गए, और आज नतीजा क्या हुआ कि मुंह की खानी पड़ी। सवाल फिर वही, क्या वो सरकारें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके
सहयोगी मंत्री जो कि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो अलग अलग फिगर बताते थे और बाद में जब प्लाज्मा डोनेट हुआ तो जाकर उन्हीं तबलीगी जमातियों की पीठ थपथपा रहे थे, माफी मांगेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी माफी मांगेंगे। अमित शाह ने बड़े बड़े कसीदे उस वक्त पढ़े जमातियों को लेकर के, माफी मांगेंगे। बड़ा सवाल है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।